आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कल जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक हुई। इसमें राज्यों के जीएसटी मुआवजे पर मंथन हुई। राज्यों को दो तरह के विकल्प दिए गए हैं। एक, केंद्र खुद उधार लेकर राज्यों को मुआवजा दे, या फिर आरबीआई से उधार लिया जाए। जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से अब तक अमूमन ऐसा होता रहा है कि काउंसिल में जो भी फैसला हुआ है वो आम सहमति से हुआ है। कल पहली बार डिस्प्यूट दिखा और जिस तरह के सुझाव या बातें केंद्र की ओर से कही गई, उसके बाद आगे का रास्ता क्या होगा, खासकर जीएसटी का भविष्य यहां से किस ओर जाता दिख रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो क्या जीएसटी सस्टेन कर पाएगा, और अब राज्यों के पास क्या क्या उपाय बचते हैं। सवाल तमाम है। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और इस पॉडकास्ट में बात होगी जीएसटी यहां से किस ओर जा रहा है इस पर। बात करने के लिए मेरे साथ हैं आर्थिक मामलों के जानकार और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी। तो अंशुमान सर, जिस तरह की बातें कल जीएसटी काउंसिल में हुई और जिस तरह के उपाय या सुझाव निकल कर आए जो राज्यों को दिए गए, यहां से अब ये पूरी खींचतान किस ओर जाती दिख रही है? ऋतुराज, हम लोगों ने कल ही इस पर चर्चा की थी जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या होने वाला है, और लगभग उस तरीके की परिस्थिति बनती दिखाई पड़ी। दो चीजें जो हमें लग रहा था कल, वो उसी तरीके से सामने निकल कर आई। पहली चीज तो ये कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो जीएसटी काउंसिल में सहमति थी वो टूट गई। केंद्र सरकार ने लगभग एक तरह से राज्यों से ये कह दिया कि जो मौजूदा परिस्थिति है, जो वित्तीय हालत है, उसमें वो किसी भी तरीके से राज्यों को 2,35,000 करोड़ रुपए का जो कंपनसेशन या हर्जाना उन्हें दिया जाना है जीएसटी के तहत केंद्र और राज्यों के बीच जो सहमति बनी थी, उसको लेकर वो देने की स्थिति में नहीं है। इसके बजाय केंद्र सरकार ने एक फार्मूला उनके सामने रखा, एक ऑप्शन उनके सामने रखा, जिस पर राज्य सरकारों को 7 दिन बाद जवाब देना होगा। तो अर्थात इसका मतलब ये है कि अब केंद्र और राज्य मिलकर जीएसटी काउंसिल में एक साथ नहीं समाधान निकाल रहे हैं। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि वो क्या क्या नहीं कर सकती है। अब राज्यों को अपने तरह से देखना है कि उन्हें क्या करना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वित्त मंत्री ने पहली बार कोरोना के बाद किसी मंच पर स्पष्ट रूप से यह बात स्वीकार की कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी में है, यानी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। यह बात अभी तक केवल आरबीआई ने कहा था। वित्त मंत्री और सरकार के लोग मान रहे थे कि चीजें बेहतर स्थिति में हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि जीएसटी का नुकसान इतना बड़ा है कि उसे डिफेंड करने के लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना जरूरी था कि भारतीय अर्थव्यवस्था गहरी मंदी में है। अब इसके बाद जो फॉर्मूला सामने रखा गया राज्यों के सामने, वो ये था कि राज्य सरकारों का जो टोटल बकाया है वो 2,35,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। क्योंकि जो जीएसटी का समझौता राज्यों के साथ हुआ था उसमें यह था कि राज्यों को नुकसान की भरपाई की जाएगी, और सिर्फ नुकसान की भरपाई ही नहीं की जाएगी बल्कि उन्हें जितनी रेवेन्यू में बायंसी मिलती थी या रेवेन्यू में जितनी ग्रोथ मिलती थी 14% की, वो भी वापस की जाएगी। याद रहे कि यही वो सूत्र था जिसके जरिए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों को जीएसटी पर सहमत किया था, और सारी राज्य सरकारें इस पर राजी हो गई थी, क्योंकि उनको मालूम था कि उनको होने वाला नुकसान अधिकतम स्तर तक प्रोटेक्ट किया जाएगा, अधिकतम स्तर तक उसका फायदा मिलेगा। वो इस बार ऐसा नहीं हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि 97,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम नहीं करेंगे। राज्य सरकारें आरबीआई के पास जाकर कर्ज ले सकती हैं। कर्ज वो पहले से भी काफी ले रही हैं। इस बार भी 3 अलग अलग पैकेजेस में राज्यों को ज्यादा कर्ज लेने की छूट दी गई। राज्य सरकारें वहां जाकर कर्ज ले सकती हैं और कर्ज लेकर उस कंपेंसेशन का सेस के बदले वो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जीएसटी काउंसिल बाद में सोचेगी कि ये पैसा कैसे वापस किया जाए आरबीआई को। और दूसरा प्रस्ताव यह था कि ये 2,35,000 करोड़ रुपए का जो पूरे लॉसेस है, इसके बारे में बाद में विचार किया जाए। ये परिस्थिति, आज की परिस्थिति यहाँ पर है। 7 दिन बाद राज्य सरकारें इन फार्मूले पर वापस आएंगी और केंद्र सरकार को बताएंगी, तब परिस्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर कंपेंसेशन में कौन सी राज्य सरकार किस तरफ जाना चाहती है। इस स्थिति के बाद जीएसटी का भविष्य कहाँ जाता दिख रहा है? देखिए, जीएसटी मुश्किल में है, और
पहली बड़ी मंदी है जीएसटी के आने के बाद और शायद भारत के इतिहास की सबसे गहरी मंदी है हाल फिलहाल के वर्षों में। इसमें जीएसटी के सर्वाइवल को लेकर, जीएसटी के सस्टेनेंस को लेकर गहरे सवाल है। जीएसटी एक ऐसा ढांचा बनाया गया था जिसमें टैक्स की दरें कम थी। ये कहा गया था कि बहुत सारा बड़े पैमाने पर कंप्लायंस होगा, यानी ज्यादातर टैक्स पेयर्स इसके दायरे में आएंगे। उम्मीदें की गई थी कि इससे रेवेन्यू में तेज बढ़ोतरी होगी, क्योंकि राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को खूब सारा रेवेन्यू मिलेगा। टैक्स रेट कम होंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, यानी लोग ज्यादा सामान खरीदना शुरू करेंगे और जीडीपी बढ़ेगा। ये इसका बेसिक जो आइडिया था, या जो ऑप्टिमिज्म था, या जो आशावाद था, वो जीएसटी के साथ था। आज की परिस्थिति में ये सारी चीजें ध्वस्त हैं। जीएसटी का कलेक्शन बुरी तरह टूटा है। सरकार ने माना कि कितना बुरी तरह से रेवेन्यू टूटा है, 2,35,000 करोड़ रुपए का लॉस है। दूसरी चीज ये कि कंप्लायंस बुरी तरह बिखर चुका है, क्योंकि जीएसटी लागू होने के तत्काल बाद गुजरात चुनाव हुआ था और वहीं से कंप्लायंस में ढील देनी शुरू कर दी गई। धीमे धीमे स्थिति है कि रिटर्न भरने वाले नहीं पाए, फिर जीएसटी का सिस्टम पूरी तरह पस्त पड़ा रहा, फिर जीएसटी के रिफंड्स मिलने में समस्या आई, और अब जीएसटी का कंप्लायंस यानी जीएसटी का अनुपालन बहुत ढीला ढाला है, पिछले वाले टैक्स सिस्टम जैसा ही और कहीं कहीं उससे ज्यादा खराब है। तीसरी चीज है कि इस पूरे सिस्टम में एक कंपेंसेशन का कंपोनेंट इनबिल्ट है, जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है। यानी जितना नुकसान राज्य सरकारों को होगा 5 साल तक, जीएसटी लागू होने के 5 साल तक का, वो पैसा केंद्र सरकार को उन्हें वापस करना पड़ेगा। इसका एक बड़ा बोझ है और इसीलिए इस जीएसटी के ऊपर एक स्पेशल सेस लगाना पड़ा था केंद्र सरकार को, जिसको कंपेंसेशन सेस कहा गया था जिससे इसका भुगतान किया जा सके। और चौथी चीज ये कि जीएसटी भारत के राज्यों और केंद्र सरकार के बीच सहमति की रचना थी, जिसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद या भारत में केंद्र राज्य रिश्तों का नया दौर या नया रिफॉर्म कहा गया था। अब आज की परिस्थिति में सारी चीजें बिखरी हुई हैं। जीएसटी काउंसिल राजनीतिक तौर पर बटी हुई है। केंद्र सरकार ने एक तरीके से फार्मूला रखकर स्पष्ट कर दिया है कि जिस राज्य को जो चुनना हो वो चुन ले। तो जो केंद्र सरकार की के दल वाली सरकारें होंगी भाजपा की, वो शायद केंद्र के फार्मूले के करीब खड़ी होंगी, बाकी सरकारें शायद इस पर सवाल उठाएंगी। रेवेन्यूज की स्थिति बहुत खराब है ही, क्योंकि आर्थिक मंदी बहुत ज्यादा है। कंप्लायंस की स्थिति ठीक नहीं है, कंपेंसेशन देने की परिस्थिति नहीं है। तो अब इस समय सवाल है कि क्या जीएसटी ये मंदी बर्दाश्त कर पाएगा? क्या जीएसटी इस मंदी के बाद सरवाइव कर पाएगा? क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी सूचना आई कि बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इससे तो पिछला ही सिस्टम अच्छा था जब इसमें इतना नुकसान हो रहा है राज्यों को, तो इससे तो हम पिछले सिस्टम में बेहतर थे। तो ये बातें, ये सवाल भीतर से उठने लगे हैं। मंदी जितना गहराएगी, राज्यों के पास रेवेन्यूज जितने कम पहुंचेंगे, कंपेंसेशन जितना कम होगा उतना जीएसटी के सर्वाइवल को लेकर या जीएसटी की प्रासंगिकता को लेकर या जीएसटी की उपयोगिता को लेकर सवाल उठते जाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक बिल्कुल छोटे से ब्रेक के लिए, लौटकर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जीएसटी और इसके भविष्य पर। असर फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्ट ऑफ गॉड या फोर्स मेजर जैसे शब्द कहे। इकोनॉमी की हालत तो पहले से खराब होना शुरू हो गया था, फिर इसका क्या संदर्भ है? उन्होंने एक्ट ऑफ गॉड का जिक्र या फोर्स मेजर का जिक्र, एक आर्थिक प्रक्रिया होती है, ऐसी चीजें जो किसी सरकार किसी व्यक्ति के वश में नहीं होती, और जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कोई आपदा आती है, तो ये माना जाता है कि वो कि उससे होने वाले नुकसान को अलग तरीके से देखा जाए। तो उनका कहना यह था कि जो कोविड के बाद लॉकडाउन हुआ है, जो अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, जो कॉन्ट्रैक्शन आया, वो दरअसल एक्ट ऑफ गॉड है, वो कोविड के कारण हुआ है, और इसकी कल्पना हमने जीएसटी की पूरी व्यवस्था में नहीं की थी, और इसलिए हमारे पास ये
ये परिस्थिति नहीं है कि हम कंपेंसेशन दे सकें। और इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी की थी। राज्य सरकारें काफी समय से दबाव बना रही थी। केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल से राय ली थी। अटॉर्नी जनरल की राय भी मुख्यमंत्रियों के सामने रखी गई कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये एक विशेष परिस्थिति है। पर यहां से अनिश्चितता ज्यादा है, क्योंकि ये विशेष परिस्थिति कब तक चलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च के आसपास हम एक बैठक करेंगे जीएसटी काउंसिल की, तब हम डिसाइड करेंगे कि हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, कैसे इसे ले जा सकते हैं। और वही बात जो मैंने इससे पहले जवाब में कही कि जीएसटी का भविष्य अगले 6 महीने साल भर तक बेहद अनिश्चित सा है, क्योंकि जिस बिना पर जीएसटी खड़ा था वो सारे आधार या जो सारे पिलर्स हैं वो सब चरमराते दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ के बाद राज्य सरकारों के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं सर? इस परिस्थिति में ये तो स्पष्ट है कि केंद्र सरकार राज्यों को पूरे कंपेंसेशन का भुगतान नहीं करने जा रही है। यानी राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज लेना पड़ेगा, जिसका ब्याज उन्हें देना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि आरबीआई उनको रियायती दर पर कर्ज देगी, लेकिन यह आरबीआई और बैंकों पर निर्भर करता है कि किस राज्य की साख कितनी है, उस साख के आधार पर उनको कर्ज दिया जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकारें गहरी दुविधा में हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ से दो बड़ी संभावनाएं दिखाई देती हैं। पहली संभावना तो ये कि राज्य सरकारें उन सारे टैक्सेस को बढ़ाने की तैयारी करेंगी जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, जैसे मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स है, जैसे पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स है, जैसे लैंड के रजिस्ट्रेशन का टैक्स है। कुछ सरकारों ने तो बढ़ा ही दिया है। दूसरी चीज है जो यूटिलिटीज हैं, बहुत सारी जो सेवाएं हैं, जैसे बिजली है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, जैसे पार्किंग है, जैसे बहुत तरीके के लाइसेंसेस हैं, इनकी फीस बढ़ाई जाएगी, क्योंकि राज्य सरकारों को जब जीएसटी से मिलने वाला ना तो रेवेन्यू मिल रहा है और ना कंपेंसेशन मिल रहा है, तो इसकी बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी करेंगी। और यहां से एक विशेष साइकिल, एक दुष्चक्र शुरू होने का खतरा है। दूसरी चीज ये कि चूंकि अगले 1 साल तक 1.5 साल तक परिस्थितियां बेहतर नहीं होने वाली हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि राज्य सरकारें किसी भी स्थिति में अगले साल भर तक अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर निवेश नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो कर्ज से इतना लद चुकी हैं। अभी तक वो कर्ज अपना खर्च चलाने के लिए ले रही थी, लेकिन अब उन्हें कर्ज लेना पड़ेगा अपने राजस्व में कमी की भरपाई करने के लिए भी। तो जब इतना कर्ज होगा तो सारे राज्य सरकारों के खजाने अलग अलग तरीके के हैं, सबके ऊपर अपने अलग अलग दबाव हैं। तो राज्य सरकारें आने वाले 6 महीने से साल भर तक इकोनॉमी में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगी। तो जो बात हम आरबीआई की पॉलिसी के संदर्भ में समझ रहे हैं कि ये मंदी क्यों लंबी खींचेगी, क्योंकि इसे उबारने की जिम्मेदारी सरकारों की, और सरकारों के खजाने खाली हैं। वो कर्ज लेकर अपनी तनख्वाह बांट पाएंगी, अपनी व्यवस्थाएं चला पाएंगी, ये है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जीएसटी का काउंसिल इसके बाद क्या करेगी। अगर हमें मान के चलें कि यही स्थिति अगले 1 साल तक बनी रहती, जिस बने रहने की संभावना है, तो जीएसटी काउंसिल को सेस का दायरा बढ़ाना पड़ सकता है। वित्त मंत्री ने इस बात का संकेत भी दिया कि कुछ नई चीजों पर सेस लगाया जा सकता है या टैक्स दरें बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि जितना लॉस इस साल जीएसटी में होगा और कंपेंसेशन के लिए जितना लॉस होगा, उसे भरपाई करने के लिए जीएसटी के ढांचे में बदलाव करने पड़ेंगे, और वो बदलाव टैक्स को बढ़ोतरी की तरफ ले जाएंगे, इस बात की संभावना है। तो इसलिए आने वाले समय में अगर आप नटशेल में देखें तो केंद्र और राज्य सरकारों के हाथ बन चुके हैं, वो ज्यादा निवेश करने की स्थिति में नहीं होंगी, और परोक्ष रूप से जिंदगी जीने की लागत या टैक्सेस जो भी बढ़ सकते हैं, उनके बढ़ने का खतरा हमें आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। शुक्रिया अंशुमान सर इस बातचीत के लिए। इस पॉडकास्ट में हमने जीएसटी और इसके सामने जो संकट खड़ा है उस पर बात की। आप आज तक रेडियो, एप्पल या फिर गूगल प्लेटफॉर्म, इसके अलावा स्पॉटिफाई, जियो सावन पर भी सुन सकते हैं। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए। सुबह 7 बजे आज का दिन, और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।